इस वक्त सबसे बड़ा सवाल एनडीए में क्या वाकई सीट शेयरिंग पर बात बन गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद एक बड़ा ऐलान हो सकता है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए में सीटों पर क्या बात बन गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और अब से थोड़ी ही देर में ये बड़ा ऐलान भी हो सकता है। सभी सहयोगी दल के नेता मौजूद रहेंगे, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में 5 बजे का वक्त रखा गया है। तमाम नेतागण जब जैसे ही वहां पर मौजूद रहेंगे वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनडीए की सीटों पर के बंटवारे पर समझौता हो गया है। सीटों के फॉर्मूले की भी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, इस बड़े सवाल पर आप देखिए, सीट शेयरिंग पर क्या बात बन गई है। बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, जेडीयू के खाते में 16 सीट है और ये देखिए सीटों का बंटवारा कैसे किया गया है, किन्हें कितनी सीटें दी जाएंगी, किस पार्टी को, वो खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन ये पूरी खबर अभी हमारे सूत्रों के हवाले से है, लेकिन इस पूरी खबर पर मुहर भी लग जाएगी जैसे ही इसकी शुरुआत होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को 5 सीट दी गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुशवाहा और मांझी की पार्टी को यानी कि हमको 1-1 सीट दे दी गई है। ये पूरी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पूरी खबर सामने आ जाएगी। और देखिए इस वक्त हम बहुत बड़ी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये तस्वीर है जो अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये कुर्सियां खाली है, लेकिन अब से थोड़ी ही देर में हमारे संवाददाता आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पटना के जेडीयू दफ्तर में वो मौजूद है इस वक्त। आनंद, क्या जेडीयू कार्यालय में भी कोई तैयारी चल रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर? बिल्कुल देखिए, उसे भी हम आपको तस्वीर दिखा दे रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और जो पूर्व सांसद थी लवली आनंद वो यहाँ पर शामिल होंगी और यहाँ पे जेडीयू के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ललन सिंह यहाँ पे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, वो मौजूद रहेंगे। अशोक चौधरी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जेडीयू के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी मौजूद रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आज जेडीयू में भी हलचल तेज है, चूंकि दिल्ली में भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन जैसे सीटों का ऐलान होगा बिहार का सियासी तापमान अचानक से गर्म हो जाएगा सुबह, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चा थी कि पहले महागठबंधन की तरफ से सीट का ऐलान होगा कि पहले एनडीए की तरफ से, लेकिन आज एनडीए इसमें बाजी मारती दिख रही है और एनडीए की तरफ से आज इस पे सीट का ऐलान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा थी, लगातार न्यूज 18 भी खबर दिखा रहा था कि भाई कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रही थी। अंतिम समय में पशुपति कुमार पारस को लेकर थोड़ा मामला फंसा हुआ था, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि पशुपति कुमार पारस को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। अभी तक जो जानकारी मिल रही है सूत्र के हवाले से, चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, 16 सीट पर जेडीयू और 17 सीट पर बीजेपी और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है बिहार में एनडीए की कोशिश है कि एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं उनको एक मंच पे लाया जाए और एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक है, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अब से कुछ दिन पहले हमारी बातचीत उपेंद्र कुशवाहा से हुई थी, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे थे और वो भी बोले थे कि उन्हें भी बुलावा है, वो बीजेपी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं। उन्हें थोड़ा देर हो रहा था, जैसे कि हमारे दिल्ली के सहयोगी भी बता रहे थे। लेकिन मैं और आपको बता दूं कि बिहार में भी सियासी तापमान अचानक से गर्म हो गया। तमाम सियासी दलों की निगाह इस बात को लेकर टिकी हुई है कि दिल्ली में जब एनडीए की घोषणा होगी क्या कुछ तस्वीर सामने उभर कर आती है। एक चर्चा ये भी कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसकी भी घोषणा आज कर दी जाएगी। अपने दर्शकों को भी हम बता दें और एक जानकारी आपसे ये भी लेना चाहेंगे कि पशुपति पारस की बात कर लें तो कहा यह जा रहा था कि चाचा भतीजे के बीच तो पहले से जो कुछ भी खटपट चल रही है उसे बीजेपी सहारा बनकर आगे सुलझा लेगी, लेकिन यहाँ तो तस्वीर कुछ अलग ही नजर आ रही है। पशुपति पारस को लेकर किसी तरह की कोई खबर नहीं, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। तो अब क्या पशुपति पारस कोई दूसरा दरवाजा खटखटा सकते हैं? चलिए हमारे संवाददाता अमितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ, उनसे अपडेट ले लेते हैं। आनंद, अमितेश ये बताइए कि अब कितनी देर और बची है प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने में? तो अमितेश हमारे संवाददाता इस वक्त डिस्कनेक्ट हो गए, उनसे फिर जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। आनंद लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए जेडीयू दफ्तर से, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, जैसे कि मैं अभी चर्चा कर रही थी पशुपति पारस को लेकर, पशुपति पारस का अगला रुख क्या होगा इसकी भी चर्चा हम जरा कर लेते हैं अपने दर्शकों के समक्ष, क्योंकि सभी के जहन में यही सवाल है कि अब पारस क्या करेंगे।
देखिए सुबह आपको ऐलान होगा कि अभी 2 दिन पहले ही पशुपति कुमार पारस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उनका इंतजार है, वो इस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं कि पहले एनडीए की तरफ से इसकी घोषणा कर दी जाए। जब घोषणा कर दी जाएगी उसके बाद हम आगे का रास्ता अख्तियार करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी मेरे साथ इंसाफ करेगी। पशुपति कुमार पारस की नजरें भी टिकी रहेंगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है सुबी कि अगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपति कुमार पारस की पार्टी को कोई सीट देनी रहती तो जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें पशुपति कुमार पारस के पार्टी से कोई नुमाइंदा उसमें नहीं पहुंचा है। तो आप साफ साफ इशारा समझ सकती हैं कि भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस पार्टी को क्या कुछ मिलने वाला है। इसमें जिस पार्टी को सीट मिलने वाला है उसके तमाम जो प्रतिनिधि के तौर पे सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वाकई आनंद, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त एक छोटा सा अपडेट भी अपने दर्शकों को देंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली दफ्तर की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कुर्सियां लगी हुई है और अब से थोड़ी ही देर में इस पर सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता विराजमान होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत कर दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमितेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमितेश, क्या जानकारी है और कितनी देर लगेगी? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्ट शुरू होने वाला है और आप तस्वीरों में आप देख ले रही हैं विनोद तावड़े जो कि बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच गए हैं मंच पर, और राजू तिवारी जो कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इसके अलावा यहाँ पर रजनीश कुमार आ रहे हैं जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी के, और संजय झा यहाँ पर पहुंच गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अभी नहीं पहुंचे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जहां तक सवाल है तो अभी दिल्ली लैंड किए हैं थोड़ी देर पहले और एयरपोर्ट से यहाँ पर पहुंचने वाले थे, और ट्रैफिक के चलते शायद जैसा बताया जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली लैंड किए हैं, लेट से सूचना मिली और देर से सूचना के चलते ही जैसा बताया जा रहा है कि जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता नहीं पहुंच पाए तो उनकी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष रजनीश कुमार को एक प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का कोई नहीं है, ना ही उनका कोई प्रतिनिधि है। बाकी सभी पार्टियों के लोग हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख सकते हैं शुरुआत होने वाली है। विनोद तावड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस। मित्रों, फिर हम आपको बीजेपी दफ्तर से दिखा रहे हैं। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो गई है। यदि आप कृपया शांत हो जाएं तो इस आह्लादित विषय और बिहार विजय की गाथा से आपको सुपरिचित कराने के लिए बिहार के माननीय यशस्वी प्रभारी और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय विनोद तावड़े जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, जनता दल यू के यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा जी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री राजू तिवारी जी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार जी हैं। उसके चलते एक तरह से होल्ड वाला सिचुएशन था। हम सर्वप्रथम आग्रह करेंगे अपने लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी से कि आपको संबोधित करें। हेलो, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं, आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को भी धन्यवाद करता हूं, और मंच पर विराजमान विनोद तावड़े जी हैं, हमारे डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, बड़े भाई संजय झा जी जदयू के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, और हमारे संजय मयूख जी और हमारे साथी हम के जो हैं। मैं बहुत आज अच्छा धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं, 40 की 40 सीट जो बिहार में हमारे सभी नेताओं ने निर्णय लिया है और देश के प्रधानमंत्री जो 400 पार का जो उन्होंने संकल्प हम लोग को दिलवाया है, निश्चित रूप से हम अपने बिहार के सभी सम्मानित नेता, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी,
जीतन राम मांझी जी और सभी नेतागण से एक बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीट मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं और ये पूरी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने टारगेट रखा है 40 को 40 सीट जीतने का, उसमें निश्चित रूप से इस बार हम लोग बिहार में पूरा करेंगे और साथ ही में जो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है 400 पार, उसमें हम लोग पूरा करेंगे और इस बार बहुत बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव सांसद संजय कुमार झा जी से कि आपको संबोधित करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि बीजेपी के जितनी लीडरशिप है आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार में खास करके गृह मंत्री जी का विशेष रुचि रहता है। उनका व्यक्तिगत इन्वॉल्वमेंट रहा सारे चीजों में, जो अभी सारा सीट फाइनल हुआ है। जो प्रभारी हैं आदरणीय विनोद तावड़े जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, हमारे राजू तिवारी जी और हमारे हम के जो अध्यक्ष हैं संजय मयूख जी, जितने सारे साथी हैं, बिहार में बिल्कुल एमिकेबली सारा अलायंस फिक्स हो गया। हमको तो नहीं लगता है कि दूसरे साइड में कोई फाइनल बात हो पाई है। और जो हमारे नेता है नीतीश कुमार जी, पिछली बार भी 2019 में जो हम लोग लड़ रहे थे, उस बार भी मार्जिन आप देखिएगा तो कोई भी सीट ऐसा नहीं था, 1-2 को छोड़ करके, जहां 2 लाख से ऊपर का मार्जिन रहा लोकसभा में। और अभी जो परिस्थिति है उसमें तो मुझे बिल्कुल लगता है कि वन वे इलेक्शन है, जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है बिहार में। मैं बाहर का इतना असेसमेंट नहीं किया हूं कि बिहार में जो हम लोग घूमते रहे या जो काम हुआ है, लोगों की आकांक्षा बढ़ी है और कि ये डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार में जो डेवलपमेंट का, विकास का गाथा है और बड़ा काम होगा वहां पर। तो मुझे लगता है वो जो एस्पिरेशन है लोगों का, जो एस्पिरेशन बढ़ा है, निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में बिहार जो 40 का 40 सीट है वो 2024 में एनडीए गठबंधन लेके आएगा। बहुत अब हम अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री और बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आपको संबोधित करें। जी नमस्कार मित्रों, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय विनोद तावड़े जी, जनता दल यू के नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय संजय झा जी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी, हमारे राष्ट्रीय सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में 40 की 40 सीट जीतने का लक्ष्य हमारा है। और पिछले बार हम लोग 3 पार्टियों के अलायंस में 2019 का चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इस बार 2 और पार्टियों का सहयोग हम लोगों के साथ बढ़ा है, जो पिछले बार महागठबंधन में थे, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएसपी उस समय था, जो आरएलएम के तौर पर आज के तारीख में है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सभी लोग, सभी 5 पार्टियों के, सबके नेताओं के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के निर्देशन में, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सभी लोगों के सहमति से बिहार में हम गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विस्तृत तौर पर आदरणीय विनोद तावड़े जी आपको बताएंगे, लेकिन स्पष्ट है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार और 40 की 40 सीट जीतकर देश में जो 400 पार का हमारा संकल्प है उसको आगे बढ़ाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मित्रों, आप जो बिहार विजय के लिए प्रतीक्षारत हैं, उस प्रतीक्षा के संदर्भ में विधिवत घोषणा और संबोधित करेंगे हमारे यशस्वी राष्ट्रीय महामंत्री और बिहार के चुनाव प्रभारी माननीय विनोद तावरे जी। मेरा सविनय निवेदन होगा माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। बिहार एनडीए के सभी आदरणीय नेतागण, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ऐसे सभी का जो एनडीए गठबंधन बिहार में एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा। भले पार्टी के अपने अपने चुनाव चिन्ह अपने अपने सीटों पे अलग हो, लेकिन सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी। ये हमारा विश्वास है। हमने कहा था कि 48 घंटे में हम सीटों का बंटवारा क्या हमें हुआ है, ये हम आपको घोषित करेंगे। और आज हमने सीटें कौन सी पार्टी के चिन्ह पर एनडीए लड़ेगी, इसकी जानकारी मैं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें एनडीए के साथ लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर एनडीए के साथ लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम 17 सीटें। जनता दल यूनाइटेड वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया,
और राष्ट्रीय लोक मोर्चा काराकाट, ऐसे 40 सीटों पर एनडीए बिहार में मजबूती से आने वाले चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार मोदी सरकार ये जो नारा है वो जमीन पर उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया, सीटों के फॉर्मूले पर चर्चा हमने पहले भी की थी और उन्हीं सीटों के फॉर्मूले पर अब मोहर भी लग गई है जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। बीजेपी को 17 सीटें, 16 सीट जेडीयू को दी गई है, साथ ही साथ चिराग पासवान की पार्टी को 5, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात कर ली तो उन्हें भी 1 सीट दी गई है। हम की बात करें तो उन्हें गया सीट दी गई है। इसके अलावा काराकाट जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। तो कुल मिलाकर 17 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगी, लेकिन कौन कौन सी सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं। बक्सर, आरा, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, नवादा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उज्जैनपुर, बेगूसराय, सासाराम, पाटलिपुत्रा, ये सीटें हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट्स होंगे, बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बिहार के इन लोकसभा सीटों पर 17 सीटें हैं और वो 17 सीटें कौन कौन सी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मधुबनी, अररिया, नवादा, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उज्जैनपुर, बेगूसराय, सासाराम, पाटलिपुत्र, ये तमाम सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में गई हैं, जहां बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सीटों को कंफर्म कर दिया गया है कि बिहार की किन लोकसभा सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। मधुबनी, आरा, बक्सर, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, मधुबनी, अररिया, नवादा, उज्जैनपुर, बेगूसराय, सासाराम, पाटलिपुत्रा। तो पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, इन दोनों ही चंपारण पूरे क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। दरभंगा, उज्जैनपुर, सारण में भी बीजेपी के। बेगूसराय, जहां इस वक्त फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह सांसद हैं, उस सीट पर एक बार फिर से बीजेपी के ही कैंडिडेट होंगे। हालांकि उम्मीदवार कौन होगा ये बाद में तय होगा, लेकिन इससे पहले ये आपको बताने कि कौन कौन सी लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। तो मधुबनी, बक्सर, अररिया, नवादा, महाराजगंज, सारण, उज्जैनपुर, बेगूसराय, सासाराम, पाटलिपुत्र, ये ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई है बीजेपी की तरफ से भी, और इसी बीच जेडीयू की तरफ से किन सीटों पर नामों की घोषणा होगी उसकी भी चर्चा हम आपको कर देते हैं। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सुपौल, झंझारपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, तो जेडीयू की कौन कौन सी सीट है वो आप देख लीजिए। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, उससे पहले हम पूरी जानकारी भी दे देते हैं। वाल्मीकि नगर है, सीतामढ़ी है, झंझारपुर है, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, ये ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। जेडीयू की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यहां से किया जाएगा। पूर्णिया, भागलपुर, बांका, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर, ये तमाम ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स होंगे। तो बहुत बड़ी खबर आपको बताने, क्योंकि इन सीटों पर किन बातों का खास ख्याल रखकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले कौन कौन उम्मीदवार किस सीट से किस पार्टी के उतारे जाएंगे इसकी पूरी जानकारी एनडीए की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे दी गई है। और इसी बीच जेडीयू की कौन सी सीट है बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से वो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सुपौल, झंझारपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, नालंदा, जहानाबाद, शिवहर, ये ऐसी सीटें हैं जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। तो एक बार फिर से इन सीटों को गौर से सुनिएगा, यहां पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। एक बार फिर से बीजेपी के कौन कौन सी सीटों पर उम्मीदवार होंगे फिर से हम एक बार नजर डाल लेते हैं। बक्सर,
आरा, पटना साहिब, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उज्जैनपुर, अररिया, नवादा, बेगूसराय, ये सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी के कैंडिडेट्स को उतारा जाएगा। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, दोनों ही चंपारण शामिल है। दरभंगा, उज्जैनपुर, सारण, ये सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। बीजेपी की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो इन सीटों पर अपनी चुनावी रणभूमि में उतरकर चुनाव को लड़ेगा। और इधर जेडीयू की भी बात कर लें, सीटों के फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। 17 सीटें बीजेपी के लिए हैं। 17 सीटों पर बिहार में बीजेपी के कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे और 16 सीटों पर जेडीयू के। वहीं चिराग पासवान की बात कर लें तो चिराग पासवान की तरफ को 5 सीटें दी गई है। वो है वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। 5 सीटें हैं, वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। तो ये सीटें चिराग पासवान के खाते में गई है। हाजीपुर पर वो लगातार दावा कर रहे थे, उनके चाचा पशुपति पारस भी लगातार इसी सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन आखिरकार बीजेपी की तरफ से, एनडीए आला कमान की तरफ से ये सीट चिराग पासवान को दे दी गई है। वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई जो है, ये ऐसी 5 सीटें हैं जिस पर चिराग पासवान के कैंडिडेट्स उतरेंगे। उनकी तरफ से कैंडिडेट्स का नाम ऐलान कर दिया जाएगा। जीतन राम मांझी को 1 सीट दी गई है, गया सीट, उस पर ही वो अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेंगे। और काराकाट सीट दी गई है उपेंद्र कुशवाहा को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। तो पहले बीजेपी की सीटें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पटना साहिब, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधेपुरा, नवादा, तो ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में गई है। मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उज्जैनपुर, बेगूसराय, सासाराम, पाटलिपुत्र, ये ऐसी सीटें हैं जिस पर बीजेपी के कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे। और इधर जेडीयू की अगर हम बात कर लेते हैं तो वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, सुपौल, झंझारपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, नवादा, जहानाबाद और शिवहर, तो ये ऐसी सीटें हैं जिस पर जेडीयू के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो बार बार हम आपको टीवी स्क्रीन पर अलग अलग सीटें दिखा रहे हैं जहां से किस पार्टी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। एक बार फिर से एक एक करके एक एक सीटों को जान लेते हैं। बीजेपी की तरफ से बक्सर के उम्मीदवार होंगे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण बीजेपी के खाते में गई है 40 लोकसभा सीटों में से। इसके अलावा और कौन सी सीट है वो भी देखिए। दरभंगा है, उज्जैनपुर है और सारण है। सारण भी बीजेपी के खाते में गई है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसकी चर्चा न्यूज 18 ने आपसे थोड़ी देर पहले आपसे की थी और हम बार बार ये कह रहे थे कि हमारी खबर पर मुहर लगेगी और आखिरकार वही फॉर्मूला तय हो गया। बेगूसराय, पाटलिपुत्र, आरा बीजेपी के खाते में गई है। बेगूसराय से अभी भी गिरिराज सिंह सांसद हैं और एक बार फिर से बीजेपी ने उस सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने की बात कही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण बीजेपी के खाते में गई है। और देखिए इस बड़े से स्क्रीन पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और कुल मिलाकर 40 सीटें हैं बिहार की लोकसभा में। और इस लोकसभा सीट में एनडीए की तरफ से क्या फॉर्मूला तय हुआ है वो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। इस टीवी स्क्रीन पर देखिए, बीजेपी 17, जेडीयू 16, एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान की गुट को 5 सीटें दी गई है। हमको एक, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट दी गई है, वहीं उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट दी गई है। तो इसे देखकर आप फॉर्मूले को समझ लीजिए और साथ ही साथ किस सीट पर कौन से उम्मीदवार किस पार्टी के होंगे इसकी भी चर्चा कर दी गई है। हालांकि अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कौन कौन सी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसकी चर्चा पहले ही कर ली गई है। जेडीयू की तरफ से 16 सीटें हैं और उन 16 सीटों में कौन कौन जुड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे इसकी भी चर्चा कर ली गई है। हमारे संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए। अमितेश का रुख कर लेते हैं। अमितेश, ये फॉर्मूला तय पहले से था, लगातार अपने दर्शकों को हम बता रहे थे और आखिरकार उसी फॉर्मूले पर मुहर भी लग गई। एक जानकारी हमें छोटी सी ये दीजिए कि अब पशुपति पारस को लेकर क्या चर्चा होगी आगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को लेकर पहले हम विश्लेषण करेंगे, उसके बाद पारस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे।
देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, जैसा सम्राट चौधरी ने भी कहा और बाकी विनोद तावड़े की तरफ से बताया भी गया, इस वक्त एनडीए के भीतर बिहार में अब 5 दल हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां तक सवाल है। पिछली बार 2019 का उदाहरण दिया गया जिसमें एलजेपी थी, जेडीयू थी, बीजेपी थी। इस बार बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी इन तीनों के अलावा और खासतौर से एलजेपी का 2 धड़ा हो गया था, चिराग पासवान का, पशुपति पारस का। तो पशुपति पारस के धड़े का कोई जिक्र नहीं है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बात बिल्कुल साफ हो गई है कि पशुपति पारस की पार्टी को, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी थी, एक भी सीट नहीं दी जा रही है, जबकि जो चिराग पासवान के धड़े वाली पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसको 5 सीटें दी गई हैं। जो एलजेपी के खाते में 2019 में 6 सीटें थी, उसी में से 5 दी गई हैं और एक 6ठी सीट है जो नवादा की, वहां पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा, नवादा बीजेपी के खाते में चली गई है। तो सीट वाइज इसकी जानकारी दे दी गई है। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, अमितेश, एक बात और भी बता दीजिए कि क्या कहीं पर सीटों की अदला बदली भी हुई है, जिसकी चर्चा हम पहले कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था। सीतामढ़ी और शिवहर 2 सीटें ऐसी हैं जो कि सीतामढ़ी से पहले जेडीयू के सांसद वहां पर सुनील कुमार पिंटू थे। हालांकि बीजेपी से उन्हें जेडीयू में लाकर के टिकट दिया गया था 2019 में, लेकिन सीतामढ़ी की सीट भी जेडीयू के खाते में गई है। और बगल में शिवहर की जो सीट है, वहां से इस बात की चर्चा थी कि अगर रमा देवी का टिकट कटता है, जो कि बीजेपी की सिटिंग सांसद है, तो वहां से सुनील कुमार पिंटू को ही मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अब देखना होगा कैंडिडेट कौन होता है, इसका खुलासा फिलहाल तो नहीं हुआ है। लेकिन जेडीयू के खाते में दोनों सीट चली गई है। शिवहर की भी सीट और सीतामढ़ी की सीट दोनों जेडीयू के खाते में है। तो रमा देवी का टिकट कटना तय है, क्योंकि बीजेपी के खाते में अब शिवहर की सीट नहीं है। लेकिन जेडीयू के खाते में जो सीट थी और सुनील कुमार पिंटू वहां से मौजूदा सांसद हैं, सिटिंग सांसद हैं, वो सीट भी जेडीयू के खाते में गई है। देखना होगा किसको टिकट दिया जाता है जेडीयू की तरफ से। वाकई अगर विवादित बयानों की बात करें अमितेश, तो 2019 में उन्हें सीट दी गई, जैसा कि अभी आपने बताया सुनील कुमार पिंटू को लेकर, तो उनकी तरफ से कुछ ऐसे बयान भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर दिए गए थे, जिसको देखते हुए इस बार हम जिसकी चर्चा कर रहे थे कि कुछ मजबूत उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। और देखिए आखिरकार ये सीट अदला बदली हो ही गई। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की अगर हम बात करें तो काराकाट सीट का थोड़ा विश्लेषण कीजिए अमितेश। देखिए, सुनील कुमार पिंटू का जहां तक सवाल है, उनके बारे में जरा मैं बताना चाहता हूं, ब्रीफ करना चाहता हूं कि बीजेपी के वो नेता रहे हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव मैदान में सीतामढ़ी से जीते थे और नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री भी रह चुके हैं पहले, जब डिप्टी सीएम उस वक्त बिहार में सुशील मोदी थे। तो निश्चित रूप से बीजेपी के ही वो नेता हैं। लेकिन पिछली बार चूंकि जेडीयू के जिस कैंडिडेट को, डॉक्टर वरुण को टिकट दिया गया था, उन्होंने अपना टिकट लौटा दिया था, चुनाव लड़ने से ऐलान कर दिया गया, उन्होंने कर दिया था। उस वक्त जेडीयू और बीजेपी दोनों आलाकमान की सहमति के आधार पर ही सुनील पिंटू बीजेपी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किए थे और सहमति के आधार पर ही उन्हें जेडीयू का टिकट दिया गया था। इस बार भी जेडीयू के खाते में वो सीट चली गई है सीतामढ़ी की। और दूसरी तरफ बात करें तो शिवहर की सीट भी, जो बीजेपी से रमा देवी वहां पर सांसद लगातार रही हैं, वो सीट भी चली गई जेडीयू के खाते में। कहा जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, जेडीयू के टिकट पर शिवहर से लवली आनंद वहां पर चुनाव लड़ सकती हैं। तो शिवहर लवली आनंद के खाते में जाएगा, ऐसी संभावना है। लेकिन क्या सुनील पिंटू को सीतामढ़ी से जेडीयू अपना उम्मीदवार बनाएगी, या फिर वहां से देवेश चंद्र ठाकुर, जो पहले से दावा करते रहे हैं, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि आप जाकर के चुनाव प्रचार करिए। और कार्य समिति की जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसके बाद भी देवेश चंद्र ठाकुर ने दावा किया था कि हमें टिकट कंफर्म कर दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से। तो देखना है कि सीतामढ़ी जो कि जेडीयू के खाते में है, वहां से सिटिंग सांसद सुनील पिंटू उम्मीदवार होते हैं या फिर देवेश चंद्र ठाकुर के खाते में यह सीट जाती है। लेकिन शिवहर तय हो गया है कि शिवहर जो है लवली आनंद लड़ेंगी, ऐसा हमारे सोर्स बता रहे हैं। और जेडीयू के खाते में शिवहर की सीट चली। बंगाल में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अमितेश, हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे हैं, एक बार फिर से जुड़ेंगे और ये जानकारी दीजिए कि 5 सीटें जो चिराग पासवान के खाते में गई है, क्या इन्हीं 5 सीटों की डिमांड चिराग बार बार कर रहे थे? देखिए, नहीं, चिराग पासवान कुछ सीट और भी चाह रहे थे। जैसे चिराग पासवान चाहते थे कि नवादा उनके खाते में रहे। कुल जो 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी की पहले रही हैं 2014 या 2019 की बात करें, हम पिछले लोकसभा चुनाव से ही अगर तुलना करें, तो चिराग पासवान चाहते थे कि नवादा की सीट उनके खाते में आए और नवादा से किसी व्यक्ति को, अपने उम्मीदवार को वहां से चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे। दूसरी तरफ वाल्मीकि नगर की जो सीट है जेडीयू के खाते में है, वाल्मीकि नगर से चिराग पासवान चाहते थे उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजू तिवारी, जो कि गोविंदगंज से, मोतिहारी से पहले विधायक
विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक हैं। तो राजू तिवारी को चुनाव लड़ाना चाहते थे वाल्मीकि नगर से। उन्होंने प्रस्ताव रखा भी था, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू के साथ और बीजेपी के साथ जो उनकी मीटिंग चल रही थी उसमें, लेकिन उस पर बात नहीं बनी। जेडीयू ने ऑलरेडी देखा जाए तो 2 सीटें छोड़ दी हैं। 2 सीटें हैं, एक काराकाट उपेंद्र कुशवाहा के लिए और गया की सीट जीतन राम मांझी के लिए। तो ऐसे में जेडीयू एक और सीट वाल्मीकि नगर की छोड़ना नहीं चाहती थी और यही वजह है कि बात नहीं बन पाई राजू तिवारी के वाल्मीकि नगर से। और जहां तक दूसरा सवाल है नवादा का, तो बची हुई जो 6 सीटें हैं, जो सीटिंग अगर 6 दोनों धड़ों को मिलाकर के बात करें, एलजेपी के दोनों धड़ों पशुपति पारस और चिराग पासवान मिलाकर के, तो 6 सीटें जो जीती थी एलजेपी, उसी में से 5 सीटें दी गई हैं चिराग पासवान को। और ये बात सूत्र पहले से भी कंफर्म कर रहे थे, लेकिन नवादा की जो एक सीट, छठी सीट, वो नहीं मिली है, चूंकि 5 ही सीट चिराग पासवान की पार्टी के खाते में गई है। जी तो ये सीट अगर हम बात करें नवादा की अमितेश, तो ये गई है बीजेपी के खाते में। तो नवादा से अब बीजेपी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी के उम्मीदवार बताए जाएंगे और वहां पर उतारे जाएंगे। और निश्चित रूप से कई नामों पर चर्चा है। विवेक ठाकुर राज्यसभा के सांसद है बीजेपी के, उनके नाम की भी चर्चा है, या कोई दूसरा व्यक्ति होगा। जो कुछ भी होगा फैसला हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने अपना पेपर वर्क पूरा कर लिया है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो हुई थी 11 मार्च को, उसी में लगभग सहमति बन गई थी, तय हो गया था। लेकिन कुछ सीटों की अदला बदली की बात चल रही थी, इसलिए कुछ सीटों की अदला बदली को लेकर के जो परेशानी थी, जिसके चलते आपने देखा होगा 1 हफ्ते का वक्त लग गया। 11 मार्च को बैठक हुई थी सीईसी की और आज 18 मार्च को दिल्ली में ऐलान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सहमति। अमितेश, एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि किन सीटों की अदला बदली हुई है। एक बार फिर से हमारे दर्शक जानेंगे ताकि उनके जहन में रहे कि आखिर किन सीटों पर अदला बदली जेडीयू और बीजेपी की तरफ से की गई। देखिए, अगर बात करें हम, तो सीतामढ़ी पहले से ही जेडीयू के खाते में थी। सुनील कुमार पिंटू अभी भी वहां पर सांसद हैं, लेकिन जेडीयू के खाते में ही सीतामढ़ी की सीट गई है। कौन उम्मीदवार होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। क्या सुनील कुमार पिंटू को ही टिकट मिलेगा या वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर जो दावा कर रहे हैं उनके खाते में सीट जाएगी। दूसरा जहां तक सवाल है शिवहर को लेकर के, शिवहर बीजेपी के खाते में थी। इस बार जो परिवर्तन हुआ उसमें लवली आनंद के लिए नीतीश कुमार चाहते थे कि लवली आनंद को वहां से चुनाव मैदान में उतारा जाए। आपने देखा होगा किस तरह से चेतन आनंद, जो कि आरजेडी के एमएलए थे, किस तरह से उन्होंने पाला बदला। और जो विश्वास मत हासिल करने का जो दिन था 28 जनवरी, उस दिन किस तरह से चेतन आनंद ने सपोर्ट किया था, सत्ता पक्ष की तरफ आकर के बैठ गए थे। तो उनको कहीं ना कहीं इस बात का इनाम मिलना था। तो जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू इस बात पर अड़ी हुई थी और लवली आनंद को आज ही शामिल कराया जा रहा है तो जेडीयू के भीतर। तो निश्चित रूप से उनके लिए हर हाल में चाहती थी शिवहर की सीट मिले, ये चाहती थी जेडीयू। और अंत में कई और सीटों को लेकर भी चर्चा हुई, औरंगाबाद को लेकर भी चर्चा हुई थी कि लवली आनंद अगर शिवहर नहीं तो कहीं और से भी लड़ सकती हैं। लेकिन शिवहर अंत में जाकर के लवली आनंद के लिए वहां पर माना जा रहा है कि वही चुनाव मैदान में उतरेंगी जेडीयू की तरफ से, और लवली आनंद के लिए जेडीयू की सीट गई है। दूसरा अगर बात करें तो नवादा की सीट एक्सचेंज हुई है, और दूसरा काराकाट और गया की जो सीट है सिटिंग जेडीयू की सीट है, ये सीट चली गई है सहयोगी दलों को। और नीतीश कुमार ने सीट छोड़ी है एक जीतन राम मांझी के लिए, दूसरी सीट उपेंद्र कुशवाहा के लिए। जी तो वाकई अमितेश, ये पूरी जानकारी अपने दर्शकों को लगातार हम दे रहे हैं और इससे सुनकर आप समझ पा रहे होंगे कितना सोच समझकर, कितना प्लानिंग कर, कितनी प्लानिंग के साथ अब सीटों के बंटवारों को लेकर पहले फॉर्मूले तय किए गए और उसके बाद कौन सी पार्टी की तरफ से कब किसे उतारा जाएगा, कौन सा उम्मीदवार होगा, किस पार्टी का होगा, इस पर चर्चा की गई। हमारे संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अमितेश, अगर हम जीतन राम मांझी की बात करें तो क्या वो इस सीट से संतुष्ट हो सकते हैं? उन्हें गया दिया गया है क्योंकि जेडीयू ने अभी आपने बताया कि अपनी सीट को छोड़कर उन्हें जीतन राम मांझी को समर्पित कर दिया गया। देखिए, निश्चित रूप से जीतन राम मांझी संतुष्ट होंगे इस बात से, चूंकि उनकी जो बातचीत हुई थी और अभी फिलहाल नीतीश कुमार के आने के बाद सभी दलों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा था। वो चाहते थे पहले कि राज्यसभा की जो सीट है वो एक मिले और इसके अलावा गया की लोकसभा की सीट मिले, और उनके बेटे संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं उनको एमएलसी प्लस मंत्री पद मिले। लेकिन 2 चीजें तो उनको मिल गई हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं, एमएलसी द्वारा बीजेपी ने अपने कोटे से भी बनाया है, हाल ही में बनाया है। तो संतोष कुमार सुमन बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एमएलसी भी बनाया गया है बीजेपी कोटे से। तो एक सीट तो उनके लिए हुई। दूसरी बात, जीतन राम मांझी के लिए लोकसभा की सीट, गया की सीट छोड़ी गई है। तो राज्यसभा की सीट उन्हें नहीं मिली जो चाहते थे, लेकिन उनको एक लोकसभा, एक एमएलसी पद और एक मंत्री का पद जो उन्हें बीजेपी से बातचीत हुई थी उसके आधार पर मिला है। तो निश्चित रूप से वो संतुष्ट होंगे। दूसरी तरफ
उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उन्हें 1 सीट मिली है काराकाट की, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें 2 सीट मिले। शनिवार को जब दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में भी इस पर चर्चा हुई, उनकी तरफ से अपनी बात रखी गई। वो चाहते थे कि हर हाल में उन्हें 2 सीट मिले, चूंकि 2014 का उदाहरण देखें, 2014 में जब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, उस समय 3 सीटों पर चुनाव में लड़ी थी, लेकिन बीजेपी जो है वो 1 सीट देने के लिए तैयार हुई है। इसके अलावा अलग से उन्हें कुछ आश्वासन जरूर मिला है, जैसा उपेंद्र कुशवाहा। वाकई अमितेश, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता आनंद भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए अब सीटों का बंटवारा हो चुका है, जेडीयू के खाते में 16 सीटें गई हैं। इस वक्त आप जेडीयू दफ्तर में, क्या वहां पर किसी से आप बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल आनंद, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रदेश, जी बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम बस बातचीत करेंगे, एक मिनट रहेगा। आपकी पार्टी के प्रदेश जी, आज सीट का बंटवारा हो गया, देखिए सीए जो बिहार में, वो खालिद अनवर जो हमारे माननीय एमएलसी हैं, उनका व्यक्तिगत कोई राय हो सकता है, ये पार्टी के आधारित बयान नहीं है। उमेश जी, आज पार्टी एनडीए का सीट बंटवारा हो गया, बीजेपी 16 सीट पर आप, चिराग पासवान 5, जो कुशवाहा जी हैं उनको 1 सीट मिला, हम पार्टी को 1 सीट मिला, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो हमारे शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लिए उनका सब लोग स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनमें हमारी नेता के एक कार्यकर्ता है, एक नेता उनमें आस्था रखते हैं। जो उन्होंने फैसला लिया सब स्वागत करते हैं। पूरे 40 के 40 सीट अपने नेता नीतीश कुमार जी को और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झोली में देने का काम करेंगे। पिछले बार जेडीयू ने 17 सीट पे लड़ा था, इस बार ये माने नहीं रखता है। 16-17 की चिंता नहीं करिए, 17 बीजेपी जीती, 16 हम जीते, तो घटक दल के लोग बैठ के, शीर्ष नेतृत्व बैठ के इसका फैसला लिए। कुछ 1 सीट को अदला बदला, नहीं, ये मलाल कौन चीज का भाई, कम हो गया। ये यहाँ 40 सीट की बात नहीं करिए, 40 सीट इंडिया के झोली में। एक काराकाट आपसे, आनंद जी के आने से हमारी पार्टी जरूर मजबूत होगी। लवली आनंद जी के परिवार का अच्छा प्रभाव है समाज में, पूरे बिहार में, उनके आने से मजबूती मिलेगी। उमेश जी, एक काराकाट सीट आपसे गया और सीवर आपको नया मिला, मैंने कह दिया है कि इस पर मैं साफ स्पष्ट कहता हूं कि सीट के फैसला में जो हमारे नेता ने जो फैसला लिया है, सब लोग मिलजुल के फैसला लिए हैं, सब स्वागत करते हैं उसका। अच्छा, क्या कहेंगे सर, ये एनडीए के जो सीट बंटवारा वो पशुपति कुमार पारस आप लोग के साथ है, लेकिन अब वो इस गठबंधन से नहीं है। पशुपति देख लीजिए, हमारे जो घटक दल हैं, जो उसमें फैसला लिए हैं घटक दल, सब लोग नाराजगी आ रही है, तो कहीं ना कहीं अरे साइड होंगे तो दिक्कत होगी, क्या नहीं? देख लीजिए, हम ये तो पारस जी हमारे साथ नहीं है, ये तो भाजपा के वो अंग रहे हैं नहीं, लेकिन हमको ये जो हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार में न्याय के साथ समावेशी विकास के जो उन्होंने नींव रखी, धारा दिया है, और प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास, उस धारा को बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता जो है। उम्मीदवार कब तक, उम्मीदवारों के कहीं नहीं है, 40 के 40 सीट, विपक्षी जो है ना खाता नहीं खोलेगी। उम्मीदवारों की घोषणा कब तक हो जाएगी? जल्द हो जाएगी, ब्रीफ कर दिया जाएगा आप लोग को। तो सब सीटिंग शासन ही रहेंगे, आप चिंता नहीं करें, जल्द से जल्द जो है ब्रीफ कर दिया जाएगा। कि जेडीयू को तो उमेश कुशवाहा की बात आपने सुनी, वाकई आनंद हमने सुना, जो बंटवारा हुआ है उससे बेहद संतुष्ट दिख रही है जेडीयू। और चूंकि देखिए तो इसके पहले भी 16 सीट पे जेडीयू के सांसद थे, और जो जितने सिटिंग सीट थे वो जेडीयू को फिर से वापस मिल गए। शिवहर एक नया सीट मिला है जेडीयू को, और उसके बदले काराकाट जेडीयू ने छोड़ा है, और उसके अलावा जो गया का सीट है वो जीतन मांझी के पार्टी गया है। तो फिलहाल सीट बंटवारे से जेडीयू काफी उत्साहित है, और इस बात को लेकर खुशी व्यक्त की जा रही है जेडीयू की तरफ से कि जेडीयू को जो जितना सीट मिला है जेडीयू के लिए बहुत बढ़िया है, और 40 में 40 सीट जीतने का दावा भी एनडीए की तरफ से, खासकर जेडीयू की तरफ से किया जा रहा है। सुबह वाकई आनंद, और जेडीयू के खेमे के पीछे की आवाज भी हम सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से, और बहुत उत्साह है और काफी संतुष्टि नजर आ रही है तमाम नेताओं के चेहरे पर भी। प्रदेश अध्यक्ष से भी अभी आपने बात की, और वो खुशी भी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच आनंद, सबसे ज्यादा गौर फरमाने वाली बात तो यही है कि कहीं पर भी पशुपति पारस की चर्चा ही नहीं की जा रही है। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? क्या उन्हें किसी और बात को लेकर उनके साथ डील फाइनल कर ली गई है? क्या कुछ और उन्हें दे दिया जाएगा, या फिर पशुपति पारस अब आके अपना नया रास्ता ढूंढेंगे?
देखिए, अब से कुछ देर के बाद ही साफ हो जाएगा कि पशुपति कुमार पारस का अगला रास्ता क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था आज से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मुझे इंतजार रहेगा, पहले एनडीए अपने सीट की घोषणा करे, मुझे बीजेपी पर पूरा भरोसा है। अब जब सीट की घोषणा कर दी गई, उनके पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया, इससे साफ है कि बहुत जल्द पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी आपको इसका जवाब मिल जाएगा। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सबसे दिलचस्प कि जेडीयू से जब भी पशुपति कुमार पारस के बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल को ही टालने की कोशिश की। इससे साफ है कि ना जो घटक दल हैं, जो भी घटक दल हैं, चाहे जेडीयू है या फिर चिराग पासवान की पार्टी हो, आरएलएसपी हो, जो आरएलडी हो, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो और जीतन राम मांझी की पार्टी हो, किसी भी से पूछे तो वो सीधा उनका जवाब होता था इसके पहले, आज से सीट घोषणा के पहले। वाकई आनंद, ये देखने वाली बात होगी कि अब पशुपति पारस कौन सा रुख नया अपनाते हैं। क्या वाकई उनके साथ कोई डील कर ली गई है या फिर वो आगे कुछ बड़ा निर्णय लेंगे, इस पर भी हमारी नजर टिकी रहेगी। लेकिन इस वक्त की बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 बिहार झारखंड ने सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाई। सीटों के बंटवारे को लेकर क्या फॉर्मूला था, इस पर हमने सबसे पहले चर्चा की और ये जो खबर हमने आपको सूत्रों के हवाले से दिखाई, आखिरकार उस पर मोहर लगी गई। बीजेपी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेगी, वहीं जेडीयू की तरफ से 16 सीटें। चिराग पासवान की बात करें तो उन्हें 5 सीटें दी गई है और साथ ही साथ हमको 1 और उपेंद्र कुशवाहा को भी 1 सीट काराकाट दी गई है। तो देखिए, अब चुनावी रणभेरी बच चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनावी तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है और इसी बीच एनडीए की तरफ से अब कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर लड़ेगा, यह तय कर लिया गया है। अब बस उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। इस पूरी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए।